Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. So dear students, today we are going to start our unit 40 from Levinson 15th edition, that is consisting of the viruses that infect the enteric tract of human beings. What are the viruses that are related to enteric tract? There are few viruses that are related to our enteric tract, and the names of those viruses are enterovirus, adenovirus, reovirus, hepatitis A and E, and rotavirus. In addition to these viruses, let's see on the next slide that how many viruses, कुछ viruses ऐसे हैं जो कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट तो होते हैं, लेकिन वो या तो CNS की डिजीजेस कॉज करते हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की करते हैं. तो ये वाले जो वायरसेस हैं जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, दे primarily infect the GIT tract. In addition to these viruses, there are certain viruses जो कि स्प्रेड तो GIT tract या फीको-ओरल रूट से होते हैं, लेकिन वो GIT tract में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी में भी कर सकते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कर सकते हैं. What are the main introductory points? एक तो ये वाले जो वायरसेस हैं, द वायरसेस ये जो आज हम पढ़ेंगे, ये सारे फीको-ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं और एंटर होते हैं बॉडी में वाया द एंटेरिक ट्रैक्ट. अच्छा, अब कुछ वायरसेस जो होते हैं, फॉर इंस्टेंस नोरो वायरस है और रोटा वायरस है, ये तो करेगा डायरिया. लेकिन पोलियो वायरस, कॉक्सैकी वायरस और एको वायरस जो हैं, ये कर सकती हैं CNS डिजीजेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीजेस. सो ये एक्वायर होंगे GIT ट्रैक से या फीको-ओरल रूट से, लेकिन अफेक्ट करेंगी CNS को. एक फैमिली होती है वायरसेस की, पिकॉर्ना वायरस, राइट. पिकॉर्ना वायरसेस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनको हम एंटेरोवायरसेस भी कहते हैं और पिकॉर्ना वायरस फैमिली है. इसी के अंदर एक ग्रुप है जिसको एंटेरोवायरसेस कहेंगे. एंटेरो का मतलब क्या है, एंटेरिक ट्रैक, रिलेटेड विद द एंटेरिक ट्रैक. और उनमें कौन कौन से आते हैं, पोलियो, कॉक्सैकी और इकोवायरस. सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ पिकॉर्ना वायरसेस. कॉक्सैकी वायरस और इकोवायरस रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकती हैं. ऑल ऑफ दीज वायरसेस दे आर नॉन एनवेलप्ड. इनके ऊपर कोई एनवेलप नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती. और जैसे हमने जनरल वायरोलॉजी में पढ़ा था, जितने नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करते हैं एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा अच्छा रेजिस्ट करते हैं टेम्परेचर को. सो एज लॉन्ग एज द वायरस इज़ नॉन एनवेलप्ड, इट इज़ गोइंग टू कॉज a more number of diseases and it is more lethal. जो एनवेलप्ड वायरस होगा उसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है. नॉन एनवेलप्ड वायरसेस चूँकि एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, इसलिए ये फीको-ओरल रूट से ट्रांसमिट हो सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रोटा वायरस एंड पोलियो वायरस. रोटा वायरस जो है वो चिल्ड्रन की डिजीज़ है. अब आप ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे चिल्ड्रन की इंस्पेक्शन कर रहा है, ये एब्डोमेन की. और राइट साइड पे जो हमारे पास पिक्चर है, दैट इज अ मैन दैट इज अफेक्टेड बाय पोलियो वायरस. सो स्टार्टिंग विद द रोटा वायरस कॉमन कॉज है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस का, स्पेशली किन में, यंग चिल्ड्रन में. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है और इसमें डबल लेयर्ड आइकोसाहेड्रल कैप्सिड होता है. देयर इज़ नो एनवेलप. RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होगा. देयर आर 6 सीरोटाइप्स ऑफ ह्यूमन रोटावायरस और जो वायरल हीमएग्लूटिनिन है वो टारगेट होता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का. और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, इलिसिट करती हैं प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स. रेप्लिकेशन कैसे होती है रोटावायरस की, रोटावायरस अटैच करता है सेल सरफेस पे एट द साइट ऑफ बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स. एंट्री करता है वायरॉन इन द सेल, उसके बाद RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा मैसेंजर RNA. 11 के 11 सेगमेंट्स जो होंगे उनमें से हर एक में से mRNA लिखेगा, मैसेंजर RNA, जो कि साइटोप्लाज्म में ये स्टेप्स हो रहे हैं. अब जो 11 मैसेंजर RNA ये ट्रांसलेट हो जाएंगे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में. इनमें से एक जो है वो RNA पॉलीमरेज वो सिंथेसाइज करेगा माइनर स्ट्रैंड्स, और माइनर स्ट्रैंड्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द जीनोम ऑफ प्रोजेनी वायरस बन जाएंगे. कैप्सिड प्रोटीन्स जो होती हैं
इनकम्प्लीट कैप्सिड बनाती है माइनस स्ट्रैंड्स में, उसके बाद प्लस स्ट्रैंड्स आते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वायरस रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म से बाय द लाइसिस ऑफ द सेल, सेल डेथ होती है, सेल बर्स्ट कर जाता है और बडिंग कोई नहीं होती इसमें और ये एनवेलप भी नहीं एक्वायर करता क्योंकि नॉन एनवेलप्ड वायरस है. Now regarding the transmission, epidemiology and pathogenesis. फीकोरल रूट से ट्रांसमिट होगा और ये जो इन्फेक्शंस हैं ये वर्ल्ड वाइड जो हैं ये अकर होती हैं. अब करता क्या है, रोटा वायरस रेप्लिकेट करता है म्यूकोसल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में. रिजल्ट क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड्स हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स होगी इनटू द बाउल ल्यूमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होगा एंड इट विल बी नॉन ब्लडी, कोई ब्लड नहीं होगा इसमें, राइट. अच्छा, अब विरुलेंस जो है वो इसकी कैसे कॉज होती है. विरुलेंस जो होती है ये हमारी देखी गई है माइस मॉडल में, और इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं और ये एनकोड हुई हुई होती हैं स्पेसिफिक जीनोम सेगमेंट से. एक जीनोम गवर्न कर रही होती है टिश्यू ट्रॉपिज्म को, दूसरी जीनोम जो है वो इनहिबिट कर रही होती है सेल आरएनए को, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो रही होती है. इम्यूनिटी जो है वो अनक्लियर है और कहते हैं कि लिटरेचर में कि इंटेस्टाइनल आईजीए जो कि डायरेक्ट होता है स्पेसिफिक सीरोटाइप्स पे, वो प्रोटेक्ट करता है ताकि री इन्फेक्शन ना हो, और जो कोलेस्ट्रम में आईजीए प्रेजेंट होता है वो न्यू बॉर्न्स को इन्फेक्ट होने से रोकता है अप टू द एज ऑफ 6 months. सो इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय इंटेस्टाइनल आईजीए और कोलेस्ट्रम आईजीए. द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने कर लिया था कि नोजिया, वॉमिटिंग, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया है, गैस्ट्रोएंटराइटिस यंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, जिसमें डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, फ्लूइड लॉस हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा था, तो वहाँ पे ये डिहाइड्रेशन हो सकती है. लैब डायग्नोसिस किस तरह करेंगे हम. डायग्नोसिस में पहले तो क्लिनिकली ऑब्वियसली हो सकता है, उसके बल्कि होगा ही क्लिनिकली. अगर कोई चाइल्ड है आपके पास जो कि 6 ईयर से कम में आ रहा है, रिपीटेड उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस के, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया के एपिसोड्स हो रहे हैं, डायरिया नॉन ब्लडी है, तो उसमें मोस्ट लाइकली है कि वो रोटा वायरस है. डिटेक्शन करते हैं रोटा वायरस की स्टूल स्पेसिमेन में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे कर सकते हैं, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, पीसीआर बेस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये कि राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन किस तरह देंगे. 2 तरह की वैक्सीन होती हैं और दोनों के अंदर लाइव वायरस होता है और दोनों ओरली दी जाती हैं. एक में लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जिसको हम क्या कहते हैं, रोटारेक्स, और रोटारेक्स में एक सीरोटाइप होती है G1, ये यूएस में यूज़ की जाती है. दूसरी जो है वो लाइव रीअसॉर्टेड वैक्सीन होती है रोटाटेक के नाम से. इसके अंदर 5 स्ट्रेन्स होते हैं, G1, G2, G3, G4 और G9. अब इसमें रिस्क देखा गया है इंटेस्टाइनल इंटरसेप्शन का इन वैक्सीन्स के साथ. रोटाशील्ड जो है वो विदड्रॉ कर ली गई थी. व्हाट अदर स्टेप्स विल यू कंसिडर. अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि वैक्सीनेशंस हो गई, डिटेक्शन हो गई. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम रोटा वायरस की ट्रांसमिशन की यंग चिल्ड्रन की एज में. उसमें हम क्या क्या मदर्स को बता सकते हैं, उनके केयर टेकर्स को बताएंगे, मदर्स को कौन से आप मैसेज देंगे कि वो किस चीज़ का ख्याल रखें. एंड ऑल दिस यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस. द क्वेश्चन मे कम कि रोटा वायरस की स्प्रेड को या एंटेरिक वायरसेस की स्प्रेड को कौन से कॉमन मैसेजेस के थ्रू आप कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं. So one of the answer to the previous question, अब आप ये देखें, ये MNCH Maternal and Neonatal Child Health Clinic है and this is located in Sahiwal. So these are all lady health workers, lady health supervisors and the polio team consisting of some members of the polio team, जिनका काम ये because they are in touch with the patients at the peripheral and the territorial level. जो हमारी territories हैं different, वो वहाँ पे first hand ये grassroots level पे काम करती हैं. So we expect them and we educate them
कि ये बताएंगी कि कौन सी प्रिवेंशन करनी है इससे पहले कि मरीज़ बेसिक हेल्थ यूनिट में आए या आपका जो हमारे होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं उनमें आए, उससे पहले ये उनको मैसेज दे दें कि आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चे को अगर दूध फीडर में पीता है तो फीडर को कैसे उबालना है, फीडर को मक्खियों से कैसे आपने बचा के रखना है, साबुन से हाथ धोने हैं, बच्चे अपने हाथ मुंह में डालते हैं, बच्चों के हाथ किस तरह धुलाने। आपने देखा होगा हर वक्त बच्चे जो होते हैं लेस एज के, इनका हाथ हर वक्त मुंह में होता है। तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस वायरस फ्रॉम द सर्फेसेस टू द एंटेरिक ट्रैक्ट। Coming to part 2 of our lecture today, that is Pakistan Insadade Polio Program, Pakistan Polio Eradication Program. So coming to the polio virus, पोलियो वायरस की फैमिली अभी हमने पीछे पढ़ी थी, पिकोर्ना वायरसेस होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए हैं, दे आर वेरी स्मॉल, आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होगा, पॉजिटिव सेंस आरएनए है, नॉन एनवेलप्ड हैं, और इनमें कौन कौन से वायरसेस आते हैं, पोलियो वायरसेस, हेपेटाइटिस ए वायरस, राइनो वायरस एंड एंटेरो वायरसेस। अब जो पिकोर्ना वायरसेस की कुछ हमने प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस की हैं, दे आर स्मॉल 20 to 30 नैनोमीटर, आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए जीनोम है, दे रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर नॉट इनएक्टिवेटेड बाय ईथर। ईथर का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, दे आर रेजिस्टेंट टू ईथर। पिकोर्ना वायरसेस एंटेरो वायरस होंगे इसमें और राइनो वायरस होंगे। एंटेरो वायरस में कौन से आते हैं, पोलियो वायरस, कॉक्सैकी, हेपेटाइटिस ए एंड इको वायरस। 37 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होते हैं और एसिड स्टेबल भी होते हैं। राइनो वायरसेस दैट आर अनदर मेंबर ऑफ पिकोर्ना वायरस, देयर आर 100 टाइप्स, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, 33 डिग्री सेल्सियस पे रेप्लिकेट करता है और एसिड लेबाइल होता है। आपको याद है जब ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक शुरू हुई थी तो देयर वर अ लॉट ऑफ फोरम्स ऑन विच इट वाज बीइंग डिस्कस्ड कि जब गर्मी आएगी तो कोविड-2 जो है वो किल हो जाएगा या उसका जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है दैट विल बी डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द हायर फ्रॉम द हायर ऑफ द स्लोप टुवर्ड्स द लोएस्ट। लेकिन अभी तक टुडे 16th of June तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सो इट वॉज अ सर्टन लाइक मतलब था कि अगर ये GIT में जाता है, एसिड लेबाइल होता है, एसिड उसे किल कर सकता है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स येट टू बी डिस्कवर्ड अबाउट दैट कोरोना। सो द डिफरेंस बिटवीन एंटेरो एंड राइनो वायरसेस ये 30 एक तो इनका डिग्री ऑफ रेप्लिकेशन है और एक एसिड स्टेबिलिटी और एसिड लेबाइल है। अब पोलियो वायरस के जो होस्ट होते हैं दे आर ह्यूमन्स, मंकीज, और रिसेप्टर होता है इनका सिर्फ ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन्स पे। 3 सीरोलॉजिकल टाइप्स होती हैं इनकी, 3 सीरोलॉजिकल टाइप्स हो सकती हैं या एंटीजेनिक टाइप्स हो सकती हैं। नाउ दिस इज द एंट्री ऑफ पोलियो वायरस इन द ह्यूमन सेल्स। ये देखें पोलियो वायरस एंटर हो रहा है और ये उसके सारे स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, आगे जाके हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेप्स हम आगे समराइज करते हैं। दिस इज द रेप्लिकेशन साइकिल। वायरॉन इंटरैक्ट करेगा स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर्स पे जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होंगे और उसके बाद एंट्री कर देगा। यहीं पे बल्कि चलते हैं। कैप्सिड प्रोटीन्स रिमूव होती हैं, अनकोटिंग हो जाती है, जीनोम आरएनए फंक्शन करता है एज मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेट हो जाता है वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन कैप्सिड वायरल प्रोटीन (OO). अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये क्लीव होगा किससे, एक वायरस एनकोडेड प्रोटीएज आएगा और मल्टीपल स्टेप्स होंगे ताकि ये क्लीव हो जाए। किस किस में, प्रोजेनी वायरसेस में कैप्सिड प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोजेनी वायरॉन्स की, और फिर नॉन कैप्सिड प्रोटीन्स बनाएगा और साथ में आरएनए पॉलीमरेज भी बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, ये सिंथेसाइज करेगा प्रोजेनी आरएनए जीनोम्स। रेप्लिकेशन जीनोम की कैसी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड बनेगा जो सर्व करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द पॉजिटिव स्ट्रैंड्स। अब ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड्स हैं कुछ इनमें से मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करेंगे, वायरल प्रोटीन्स बनाएंगे, कुछ जो है वो वायरॉन जीनोम आरएनए बनाएंगे, असेंबली हो जाएगी,
कोटिंग होगी आरएनए जीनोम की कैप्सिड प्रोटीन्स के साथ, वायरॉन्स अकोमुलेट होंगे सेल साइटोप्लाज्म में और सेल लाइसिस और सेल डेथ हो जाएगा। कोई यहाँ पे बडिंग नहीं होगी सेल मेम्ब्रेन की। यही हमने देखा था रोटा वायरस में और यही है पोलियो वायरस में। सो समराइजिंग, जीनोम आरएनए जो है वो कैसे एक्ट करता है। सबसे पहले तो ये होता है कि वायरॉन इंटरैक्ट करता है स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर से, एंटर हो जाएगा सेल में, कैप्सिड प्रोटीन्स रिमूव हो जाएंगी, अनकोटिंग होगी, जीनोम आरएनए फंक्शन करेगा एज मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू अ वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड। इसका नाम क्या है? दैट इज वायरल प्रोटीन OO। पॉलीपेप्टाइड ये क्लीव होगा, किस तरह होगा? बाय वायरस एनकोडेड प्रोटीएसेस से। आगे जाके कैप्सिड्स बनेंगे, नॉन कैप्सिड प्रोटीन्स बनेंगी, कोटिंग होगी, रिलीज बाय सेल होगा बाय सेल डेथ एंड देयर इज नो बडिंग। ये भी सारे स्टेप्स हैं आपको देखने के लिए। कमिंग टू द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट किस तरह होता है? फीकोरल रूट से होता है, ओरोफेरिंक्स में रेप्लिकेट करेगा और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में करेगा, और ह्यूमंस जो हैं दे आर द नेचुरल होस्ट्स। अच्छा, अब इससे पहले कि पैथोजेनेसिस पे जाएं, अब ये है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ सक्सेस ऑफ द वैक्सीनेशन तो पोलियोमिलाइटिस जो है वाइल्ड टाइप जो कि नेचुरली अकरिंग था वाइल्ड टाइप, उसको तो इरेडिकेट कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स से, बल्कि सारे एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से। रेयर केसेस वहाँ पे आ जाते हैं लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे इरेडिकेशन हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इरेडिकेशन की थी पैरालिटिक पोलियो की 2005 में, उन्होंने अपना गोल बनाया था लेकिन ये गोल अचीव नहीं हुआ। आपको याद है जब हमने स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन पढ़ी थी तब भी WHO ने 1966 में आई गेस, अब मुझे ईयर नहीं याद कि 66 में या 67 में उसने कैंपेन चलाई थी। वो पहले अनसक्सेसफुल हुई थी और उसके बाद फिर चूंकि इंटरनेशनली उस कैंपेन को एंडोर्स किया गया था फिर जाके सक्सेस रेट आया था। इसी तरह 2005 में WHO ने अपना ये गोल बनाया कि इसको इरेडिकेट करना है, लेकिन स्टिल अभी तक जो हैं वो हमारे पास केसेस आते हैं, इंक्लूडिंग अब किसी और की बंदा बात क्या करे, हमारे अपने कंट्री में आपको याद होगा पिछले दिनों में, पिछले साल में मल्टीपल केसेस ऑफ पोलियो जो है वो एमर्ज करते हैं। 2017 के डाटा के मुताबिक जो हमारे 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी तक पोलियो है, वन ऑफ देम इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और नाइजीरिया है। तो ये वाली जो जगह हैं स्टिल इनमें पोलियो एमर्ज हो रहा है। कमिंग टू द पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी, अब हमने अभी डिस्कस किया था कि ओरोफेरिंक्स में और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये रेप्लिकेट होता है, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ होगा? ओरोफेरिंक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिम्फॉइड टिश्यू में। उसके बाद वायरस स्प्रेड करेगा ब्लड के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा और रिट्रोग्रेड अलोंग द नर्व एक्सॉन्स जो है वहाँ पे भी ट्रैवल करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पोलियो वायरस जो है वो प्रेफर करता है रेप्लिकेट करना, कहाँ पे? इन द मोटर न्यूरॉन्स, और ये मोटर न्यूरॉन्स कहाँ होंगे? लोकेटेड इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सबसे पहले क्या हुआ था? ओरोफेरिंक्स में रेप्लिकेट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिम्फॉइड टिश्यू में, वहाँ से ब्लड में गया, CNS में गया। CNS में जाके इसने प्रेफर किया मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ थे? एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में थे। जब डेथ हो गई इनकी मोटर न्यूरॉन्स की तो पैरालिसिस हो गया मसल्स इनर्वेटेड बाय दोज न्यूरॉन्स। वायरस जो है वो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्रेन स्टेम। अगर ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व कर ले तो बल्बर पोलियोमिलाइटिस कहते हैं जिसको, जिसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं इनमें इम्यून रिस्पॉन्स कैसे आता है? इंटेस्टाइनल IgA से और ह्यूमरल IgG से, और स्पेसिफिक सीरोटाइप के लिए ये इम्यून रिस्पॉन्स आता है। इन्फेक्शन जो है वो लॉन्ग लाइफ टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी कॉज कर देती है। द रेंज ऑफ रिस्पॉन्स, अब रेंज ऑफ रिस्पॉन्स इसमें 4 तरह के होते हैं। एक इनएपरेंट होगा, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस होंगी। एक होगा एबॉर्टिव पोलियोमिलाइटिस, इसमें क्या होगा? माइल्ड फिब्राइल इलनेस होती है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग है। एक होगा नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जिसमें फीवर है, हेडेक है एंड देयर आर साइन ऑफ स्टिफ नेक, जो कि सारे साइंस हैं मेनिंजाइटिस के।
और फोर्थ टाइप है जो कि अभी हमने 3 डिस्कस कर ली, फोर्थ है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, राइट। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस कॉमनली होती हैं, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसमें 10 to 14 डेज का। अच्छा, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फॉर्म होती है एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस। और एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है, माइल्ड फिब्राइल इलनेस होती है जिसमें हेडेक के साथ पेशेंट आएगा, सोर थ्रोट होगी, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगी। मोस्ट पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस जो है वो कैसे करता है, एसिम्प्टिक मेनिंजाइटिस, फीवर, हेडेक और स्टिफ नेक, ही हमने पीछे पढ़ ली है, ये भी स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर लेते हैं। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में क्या होगा, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, ब्रेन स्टॉर्म इन्वॉल्वमेंट अगर हुई तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है, पेनफुल मसल स्पाज्म होगा, मोटर नर्व डैमेज परमानेंट होती है लेकिन कुछ रिकवरीज हो सकती हैं। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी अकर हो सकता है मैनी ईयर्स आफ्टर द एक्यूट इलनेस, और मार्क डिटोरिएशन होती है रेजिडुअल फंक्शंस ऑफ द अफेक्टेड मसल। यहाँ से मुझे बात याद आई, एक हमारी मेड है बहुत पुरानी, शी वॉज बीइंग इंडक्टेड इन आवर होम इन 1984 आई गेस। तो उसकी जो थी लाइक जो बोथ द लेग्स उनमें डिफरेंस था और एक लेग उसकी वीक थी, तो शी टोल्ड अस नाउ अ डेज ऑल्सो वी आर इन टच विद हर, दो इट हैज़ बीन यू नो मैनी डिकेड्स नाउ, लेकिन अभी तक हम उसके साथ इन टच हैं, वो हमारे घर भी आती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन से भी नेक्स्ट जनरेशन अब तक हो गई है, तो उस बच्ची को हमने देखा है और वो उसी टांग के साथ हमारे घर में काम करती थी। रिगार्डिंग द लैब डायग्नोसिस, अब सबसे पहले तो क्लिनिकली ऑब्वियसली होता है, उसके बाद अब आप बताइए कि मैंने आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ये डाली है स्लाइड, कल्चर किस में करेंगे, राइज हम किस चीज़ में देखेंगे, स्पेसिमेन कौन कौन से कलेक्ट कर सकते हैं, और एक ख़ास अफेक्ट आता है ये वायरस अफेक्टेड सेल्स का, तो इस अफेक्ट को क्या कहते हैं, दिस यू हैव टू टेल। द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान आप देख लें कि हमारे कितने केसेस जो हैं वो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, एंड ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड एंडेमिक, तो अब इसके ऊपर कोई भी नहीं सोच रहा, वी आर नॉट यू नो गेटिंग द लेटेस्ट डाटा अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान, बट स्टिल यस देयर आर केसेस ऑफ पोलियो। This is another picture of the same basic health unit Sahiwal, in which the lady health workers, the polio team, and we are discussing the current situation and all the things that are related to the polio, और किस तरह वो messages देते हैं, किस तरह ये instruction देते हैं, किस तरह weekly basis पे ये classes करती थी। अब due to this pandemic reason obviously all the things have been abundant for the time being, लेकिन पहले ये routine में weekly classes देती हैं, इनके घरों में हेल्थ हाउस बने हुए होते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स को ये सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे फिर ये जाके बताते हैं कि किस तरह अपने बच्चों को प्रिवेंट करना है। पोलियो के कतरे अगर पिलाने हैं तो क्यों पिलाने ज़रूरी हैं, अगर नहीं पिलाए तो उनका क्या नुकसान होगा, रोटा वायरस और दूसरे वायरसेस से ट्रांसमिशन कैसे हम रोक सकते हैं और किस तरह हम बच्चों को एहतियाती तदाबीर से बचा सकते हैं। कमिंग टू द कंपैरिजन ऑफ, अच्छा अब इसकी प्रिवेंशन देख लेते हैं। किल्ड वैक्सीन होती है और लाइव वैक्सीन होती है। किल्ड को सेल्फ वैक्सीन कहते हैं, लाइव को सेविन कहते हैं। डिजीज प्रिवेंशन दोनों करती हैं। ट्रांसमिशन की इंटरप्शन किल्ड यानी सेल्फ वैक्सीनेशन नहीं कर सकती, ठीक है, ट्रांसमिट जो है ये इसकी इंटरप्शन नहीं करेगी और ट्रांसमिट ये हो सकता है। आईजीजी दोनों इंड्यूस करती हैं। इंटेस्टाइनल आईजीए जो है किल्ड वैक्सीनेशन नहीं करेगी इंड्यूस, जबकि लाइव 7 वैक्सीन करेगी। उसके बाद सेकेंडरी प्रोटेक्शन ये जो हमारी साल्ट वैक्सीन है ये प्रोवाइड नहीं करती, जबकि लाइव या 7 वैक्सीनेशन जो है वो सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इंटरफेयर कौन सी करती है वैक्सीनेशन, जो कि वायरल्स को रेप्लिकेट नहीं होने देती गट में, दैट इज लाइव एंड 7 वैक्सीनेशन। अच्छा, किल्ड वैक्सीनेशन रिवर्ट नहीं होती विरुलेंस पे, लेकिन लाइव वैक्सीनेशन हो सकती है, ऑल्दो रेयर है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में कौन सी वैक्सीनेशन डिजीज करेगी, लाइव वैक्सीनेशन। एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, साल्ट को इंजेक्शन फॉर्म में करते हैं और लाइव या 7 वैक्सीनेशन को ओरल फॉर्म में करते हैं।
ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी किल्ड वैक्सीनेशन की शॉर्टर है और लाइफ 7 की लॉन्गर है, इसीलिए। और ये जो पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम्स हैं, पोलियो के कतरे हर जगह आप देखेंगे और सुनेंगे पोलियो के कतरे, सो दैट इज oral or live and 7 vaccination that is being used. Now there are certain questions for you people moving towards the end of the lecture. इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि हमने इम्यूनिटी हमने वैक्सीनेशंस का चैप्टर पहले पढ़ लिया है, अब तक वैक्सीनेशंस पे काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू, और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मेंशन हुआ हुआ है। द क्वेश्चंस आर, यू हैव टू फाइंड आउट, देयर इज़ ओनली वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ है जो कि आपने पढ़ना है, उसी में से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो पोलियोमाइलाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कौन कौन सी वैक्सीनेशंस होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं? बोथ वैक्सीन्स इंड्यूस, ये जो दोनों वैक्सीन्स हैं ये क्या इंड्यूस करती हैं? विच वैक्सीन इज प्रेफर्ड नाउ अडेज, क्यों कौन सी वैक्सीनेशन को हम प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं? व्हाट इज EIPV, राइट डाउन इट्स 2 or 3 प्रॉपर्टीज। EIPV क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पास्ट में कौन सी वैक्सीनेशन प्रेफर होती थी और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डू द आउटब्रेक्स ऑफ पैरालिटिक पोलियो अकर बाय वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, यानी कि वैक्सीन से जो डिराइव हुआ वो पोलियो वायरस, क्या वो आउटब्रेक्स कर सकता है पैरालिटिक पोलियो वायरस को? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ SV40 वायरस, SV40 वायरस की इंपॉर्टेंस क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन पोलियो की अवेलेबल है, और अगर पोलियो पेशेंट्स को हम क्वारंटीन कर दें तो क्या वो इफेक्टिव होगा पोलियो पे या नहीं होगा? सो दीज क्वेश्चंस वी विल बी सीकिंग द आंसर्स टू एंड वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर लास्ट लेक्चर। अपकमिंग टास्क हमारे क्या हैं? कल का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ नोरोवायरस, कॉक्सैकी वायरस, ईको and other enteroviruses. Until now, by the end of this lecture, are you able to summarize the following aspects of rotavirus and poliovirus? हमने rotavirus और poliovirus के आज कौन कौन से aspects पढ़ लिए हैं? We have gone through the replication cycle, transmission, pathogenesis, the clinical features, diagnosis, and prevention and treatment. So coming towards the end of the lecture, I wish you a good day, and please start preparation for the upcoming assessment of microbiology, and the units consisting are, you all know, that is special virology that has been covered till now. Thank you so much for your attention. Stay blessed and Allah Hafiz.